हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आप लोगों को पता है कि काफ़ी दिनों बाद हमने दोबारा अपलोडिंग शुरू की है। इस वजह से शायद हमारे चैनल के व्यूज़ डाउन हो गए। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो पूरी एंड तक देखना, बिकॉज मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके पूरी एक्सप्लेनेशन की स्क्रिप्ट लिखी है और इसको रिकॉर्ड किया है और फिर एडिट किया है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और सब्सक्राइब कर देना। साथ में अपने थॉट्स को कॉमेंट करना और वीडियो को लाइक भी कर देना मोटिवेशन के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। व्हाट कम्स आफ्टर लव एपिसोड 4 की शुरुआत होती है कन्ना के सीन से। वो जुंगू के रूम के बाहर डोरबेल रिंग कर रही थी। जुंगू गेट खोलता है और वो उसके गले लग जाती है और कहने लगती है कि मुझसे शादी कर लो। उस टाइम वो हेवीली ड्रंक होती है। जुंगू अपने आप को उसके हक से अलग करता है। कन्ना का चेहरा देखने लायक था। उसके चेहरे पे हार्ट ब्रेक होता है, वो क्लियरली नजर आ रहा था और जुंगू को भी उसे हर्ट करना उतना ही मुश्किल लगता है। कन्ना उससे प्यार करती थी और वो इस बात को इग्नोर भी नहीं कर सकता था, बस समझ नहीं आता कि उसे किस तरह से हैंडल करे। अब सीन नेक्स्ट मॉर्निंग पर शिफ्ट हो जाता है। सुबह का टाइम होता है और जुंगू का फोन बज रहा होता है। कन्ना कॉल कर रही होती है। वो कल रात की बात पर अपोलोजाइज करती है। जुंगू बस कामली ये कह देता है कि आज की एक्सपेक्ट मीटिंग कैंसिल कर दो, मुझे रेस्ट चाहिए। फोन रखता है और सीधा बुदांग लेक सर्च करने लगता है, वही जगह जहाँ पर होंग रहती है। जुंगू का माइंड बिल्कुल ब्लैंक था। वो सोच रहा था कि होंग से मिलना क्या कोइंसिडेंस था या किसी तरह का क्लोजर। और धीरे धीरे ये भी पता चलता है कि जुंगू ने अपनी नॉवल भी इसलिए लिखी थी कि होंग अगर कभी पढ़े तो उसे शायद जुंगू का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ आ जाए। लेकिन होंग की तरफ की स्टोरी कुछ और डेप्थ रखती है। लॉन लाइनर्स, फॉरेन कंट्री की लाइफ और हर चीज के लिए जुंगू पर डिपेंड होना, ये सब कुछ उसके लिए काफी हैवी था। और सच ये भी है कि जुंगू भी परफेक्ट बॉयफ्रेंड नहीं था। होंग को एक कोवर्कर की वेडिंग का इनवाइट मिलता है। वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि टोक्यो में उसके पास नॉर्मली कोई ऐसे इवेंट्स नहीं होते, क्योंकि वो वहाँ पर अकेली थी और उसके जानने वाला कोई नहीं था। वो चाहती है कि जुंगू उसके साथ चले। जुंगू हेसिडेंट होता है। होंग हर चीज खुद संभालती है, कस्टम्स, गिफ्ट्स, इवन वेडिंग में गिटार बजाकर सॉन्ग परफॉर्म करने का प्रॉमिस भी कर देती है। इतनी ज्यादा मिन्नतें करने के बाद आखिरकार जुंगू अग्री कर लेता है। लेकिन इवेंट के दिन पब्लिशिंग हाउस का इंटरव्यू आ जाता है और वो उसी दिन ज्वाइन करने को बोल देते हैं, स्टाफ की कमी होने की वजह से। होंग स्टेज पर गिटार बजाकर जुंगू को याद कर रही थी और वो वहाँ पर होता ही नहीं है। इसके साथ साथ वो एक मैसेज तक नहीं भेजता। वो कोशिश कर रहा था कि काम जल्दी खत्म हो जाए ताकि वो शादी में जा सके, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और जब वो शादी में जाता है सब कुछ खत्म हो चुका था। घर आकर होंग काफी अपसेट होती है। अपनी गलती मानने के बजाय जुंगू कहने लगता है कि उसने कभी कम्प्लीटली यस कहा ही नहीं था। और बस ये लाइन होंग को काफी ज्यादा अपसेट कर देती है। उन दोनों की आर्ग्यूमेंट्स बढ़ जाती हैं। होंग कहती है अगर आना नहीं था तो सीधा नो कहना चाहिए था, और फिर वो घर से बाहर आ जाती है। अंदर ही अंदर होंग ने ये मान लिया था कि एवरलास्टिंग लव जैसी कोई चीज नहीं होती है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। जुंगू अपने सारे शेड्यूल कैंसिल कर देता है। उसने गेस कर लिया था कि होंग कहाँ रहती है। वो उससे मिलने जाता है। उस वक्त होंग जॉगिंग कर रही थी। होंग उसे देखकर इग्नोर करती है और सीधा उसके पास से गुजर जाती है कि जैसे वो कोई एक स्ट्रेंजर हो। ये अलग बात है कि वो आगे जाकर फिसल जाती है, मगर फिर दोबारा से खड़ी होकर अपनी जॉगिंग स्टार्ट कर देती है। दोनों ही इस इनकाउंटर से काफी ज्यादा हर्ट थे, बस अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। और ये सवाल उठता है कि अगर जुंगू को इतना कुछ फील होता है तो उसने इतने सालों होंग को ढूंढा क्यों नहीं। और हमें ये पता चलता है कि होंग के जापान छोड़ने के बाद जुंगू ने उसके सारे सामान को कोरिया भिजवा दिया था, यानी वो हमेशा से जानता था कि होंग कहाँ पर रहती है। फिर भी वो उसके पास सॉरी कहने नहीं गया, उसके पास पैचअप के लिए नहीं गया। क्या वो फेमस होना चाहता था या पहले खुद को ग्रो करना चाहता था। जब होंग को उसका सामान मिल गया तो उसे समझ आ गया कि उनकी स्टोरी ट्रूली खत्म हो चुकी है। और वो कहती है मैं जुंगू को भूलने की नहीं बल्कि उस होंग को भूलने की कोशिश कर रही हूँ जो उसे पसंद करती थी। ये सामान वो 5 साल तक अपनी क्लोसेट में छुपा कर रखती है, जब तक कि एक दिन उसकी सिस्टर उससे उसका गिटार नहीं मांगती। उसकी सिस्टर को गिटार केस में एक अनरीड लेटर मिलता है। इसके बाद हमें ड्रीमी फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं। उन दोनों का फॉल इन लव फेज दिखाया जाता है, जहाँ जुंगू अपने इमोशंस बोलने में काफी वीक होता है और कहता है अगर फीलिंग सिंसियर हो तो दूसरा पर्सन उन्हें फील कर लेता है। होंग स्माइल करके कहती है पर कभी कभी आई लव यू सुनना भी अच्छा होता है। जुंगू मजाक मजाक में कहता है कि वो एक दिन उसके लिए नॉवल लिखेगा उसके रियल इमोशंस के बारे में, और उस नॉवल का नाम होगा व्हाट कम्स आफ्टर लव। अब सीन शिफ्ट हो जाता है ऑफिस में, जहाँ जुंगू के बुक साइनिंग इवेंट की तैयारी चल रही थी और साथ ही आज जुंगू का बर्थडे भी था। फिर हमें 5 ईयर अगो पास के फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं। होंग जुंगू और उसके फादर को बर्थडे की ट्रीट देने ले जाती है। घर वापस आकर होंग को कुछ फोटो एल्बम्स मिलते हैं। उसमें वो जुंगू की फोटो देख रही थी। हर साल एक ही केक, मॉन्ट ब्लैंक, उसकी दादी का फेवरेट था। होंग बाद में वही केक ढूंढती है। उसकी प्राइस काफ़ी हाई थी।
लेकिन वो डिसाइड करती है और अपने आप से प्रॉमिस करती है कि अगले साल मैं जुंगू को यही केक लाकर दूंगी। फिर वो दोनों अपनी फीलिंग्स और फ्यूचर की बात करते हैं। जुंगू कहता है कि वो एक नॉवेल लिखेगा और इसमें सब कुछ कह देगा अपनी फीलिंग्स के बारे में। दोनों प्रॉब्लम्स को अवॉइड करते हैं और अपने फ्यूचर की प्लानिंग करने लगते हैं। अब सीन दोबारा शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पर बुक साइनिंग इवेंट चल रहा था। होंग भी वहाँ पर आ गई थी। ऑडियंस में से एक मेंबर पूछता है कि क्या क्रॉस बॉर्डर लव रियली लास्ट करता है। जुंगू जवाब देता है, मैंने ये बुक किसी मैसेज के लिए नहीं लिखी, ना ही ये बुक फिक्शनल और स्टोरी है। ये बुक सिर्फ एक पर्सन के लिए है और मेरी ऑनेस्ट फीलिंग्स के लिए। मैं चाहता हूँ कि वो पर्सन इस बुक को पढ़े और उसे पता चल जाए कि मैं क्या फील करता था। साइनिंग लाइन में लोग आते हैं और फिर मिनजुन सामने आ जाता है। वो डायरेक्टली पूछता है जुंगू से कि डू यू नो चोई होंग। उन दोनों के आई कांटेक्ट पर सीन कट हो जाता है। अब मैं मिलूंगी आप लोगों से एपिसोड 5 की एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन बाय।